मैं राजेश कुमार, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक सभागार में विद्वत परिषदों की उपस्थिति में ये जो विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में सामने आकार लेते भारत के स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए उपस्थित हमारे सभी प्रशिक्षु साथियों, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं। आज जो इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला, आज का जो टॉपिक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा के विषय पर है। तो मैं बिना देर लगाए आपको सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा में जो बुक का डिस्पैच है उसकी ओर ले चलूँगा। साथियों, 19 जुलाई 1854 को ये प्रकाशित बुक का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत देश में उत्थान और पतन के झूले में झूलती शिक्षा कभी कंपनी का संरक्षण पाकर के वैभवशाली बनी तो कभी उनकी उपेक्षा का शिकार भी हुई। लेकिन वुड के घोषणा पत्र को जानने, पढ़ने, समझने से पहले आप इसके महत्व को इनके स्टेटमेंटों, जो शिक्षाविदों के जो स्टेटमेंट है उनके संदर्भ रीचे महोदय ने ये कहा कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट एएन बसु महोदय का है, जिन्होंने लिखा कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का आधार स्तंभ है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शुभारंभ इसी के द्वारा हुआ। इसी तरह इसके महत्व पर चर्चा करते हुए एम.आर. जेम्स महोदय ने लिखा कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास का चरम बिंदु है। जो कुछ इसके पूर्व हुआ वो इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ वो इसी से निकला है। इसी तरह आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जब इसकी गुण दोषों की हम चर्चा करते हैं तो एम.आर. परांजपे महोदय ने ये लिखा कि 1854 में वुड के घोषणा पत्र का चाहे जो महत्व रहा हो, लेकिन वर्तमान में इसे महाधिकार पत्र कहना हास्यास्पद होगा। तो इन स्टेटमेंटों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के 20 साल बाद 1833 में चार्टर एक्ट का नवीनीकरण होता है और इसके ठीक 20 वर्ष बाद जब 53 का समय आता है तो पुनः चार्टर को नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश संसद में रखा जाता है और 53 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिक्षा के उत्तरदायित्व के अनदेखी अब और अधिक समय तक नहीं की जा सकती। इसके लिए एक निश्चित और अस्थायी नीतियों का निर्माण किया जाना आवश्यक है, ये ब्रिटिश संसद ने स्वीकार किया। और 19 जुलाई 1854 को तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के निर्देशन में जो आज्ञा पत्र तैयार हुआ उसका प्रकाशन 19 जुलाई 1854 को किया गया और यह भारत देश के शैक्षिक इतिहास में महत्वपूर्ण सिफारिशें जो है प्रस्तुत करता है। इन सिफारिशों पर अगर हम देखें, एक एक बिंदु पर चर्चा करें तो पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया, शिक्षा के उद्देश्य बताए गए, शिक्षा का पाठ्यक्रम तय किया गया और शिक्षा के माध्यम की भी बात की गई। तो शिक्षा के उत्तरदायित्व, जबकि 1853 के पूर्व जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैक्षिक नीति वो यह
शैक्षिक नीति यह थी कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच द्विभाषी बन सके जिस पर हम शासन करते हैं, और हमें भारत में कंपनी को काम करने के लिए विश्वसनीय और सक्षम अधिकारी यहाँ प्राप्त हो सके। लेकिन 53 के बाद शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया, शिक्षा के लिए उद्देश्य तय किए गए, शिक्षा का माध्यम बताया गया, शिक्षा के पाठ्यक्रम बताया गया। इसके बाद जो है आप शिक्षा विभागों की स्थापना की गई, भारत में क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसी सिफारिशों के अनुरूप भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। साथ साथ स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, शिक्षा और रोजगार की भी व्यवस्था की गई। अंत में मैं सारांश के तौर पर ये कह सकता हूँ कि बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में बेनजीर है। इसने भारत में जो शैक्षिक अनेकरूपता थी, उस अनेकरूपता को समाप्त करके एकरूपता लाने की कोशिश की। इसी बोर्ड के घोषणा पत्र के सिफारिशों के अनुरूप भी भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की गई, भारत में क्रमबद्ध विश्वविद्यालयों का संस्थाओं की स्थापना की गई, लोक शिक्षा विभाग छात्रों को छात्रवृत्ति देने की परंपरा भी प्रारंभ हुई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त